थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स, इन सब को मिलाकर जेई में हमने देखा है हर साल 1 या 2 न्यूमेरिकल आते हैं। कुछ सालों में 3 भी आए हैं, कुछ में 1 भी आया है। तो हम ये सोच सकते हैं 1 to 2 न्यूमेरिकल्स आएंगे और वो किसी भी एक में ही आएंगे। ओके, ये वाला क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? सो वाई शेप फॉर्मेशन इज प्रिपेयर्ड बाय वेल्डिंग रॉड्स। ये एक वाई शेप ऐसा बनाया, मेड अप ऑफ कॉपर, brass and steel, having equal cross section area। सबका एरिया A है और ये इसकी वैल्यू है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, having respective lengths 46 सेंटीमीटर, 46 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर and 12 centimeter। Free ends of copper and steel are maintained at constant temperature 100 degree and 0 degree, 100 degree and 0 degree। ओके, इसमें नहीं लिखा, ब्रास में भी 0 डिग्री। इस तरह से इसको हमने स्टीम में रखा 100 डिग्री और इन दोनों में आइस लगा दी 0 डिग्री 0 डिग्री। ओके, हाँ, थ्रू द क्रॉस सेक्शन एंड नॉन कंडक्टिंग थ्रू द वॉल्स। ये इस तरह के रॉड्स हैं। ये हमने सोचा है कि इस रॉड में से ये जो क्रॉस सेक्शन है यहाँ से हीट ऐसे जा सकती है, पर यहाँ से हीट नहीं निकल सकती, साइड से नहीं निकलेगी, सिर्फ इसके अंदर अंदर जाएगी, जैसा कि पानी के पाइप में होता है। पानी अंदर अंदर जाएगा, साइड से नहीं निकलता है। इसी तरह से इसमें हीट चल सकती है। ओके, हाँ, if their respective thermal conductivity are 0.92, thermal conductivity alpha is 0.92 for copper, okay, 0.26 for brass and 0.12 for steel। ओके, ये तीनों का अल्फा दिया गया है, थर्मल कंडक्टिविटी। द अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग इन द कॉपर रॉड वुड बी, इस कॉपर रॉड में कितनी हीट फ्लो हो रही है, और नीचे हमको दिया गया है कैलोरीज पर सेकेंड 2.4, 4.8, 6.0, 1.2। ये 4 ऑप्शंस हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, हमको पता है एक कंडक्टर रॉड में एक तरफ हॉट टेम्परेचर हो, एक तरफ कोल्ड टेम्परेचर हो, लो टेम्परेचर, देन हीट विल स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू इट। एक पानी के पाइप में एक तरफ का लेवल ज्यादा हो, एक तरफ का लेवल नीचा हो, पानी फ्लो करना शुरू करेगा। एक इलेक्ट्रिकल वायर में एक तरफ का पोटेंशियल ज्यादा हो 240 वोल्ट, एक तरफ का पोटेंशियल कम हो 0 वोल्ट, करंट फ्लो शुरू हो जाएगी। इस तरह से फ्लो के नियम है। तो हीट, थर्मल एनर्जी कैसे फ्लो होती है, फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ओके, तो यहाँ पर ये हायर टेम्परेचर है और ये लोअर टेम्परेचर है, ऐसे हीट फ्लो होगी। हीट एनर्जी की यूनिट क्या होती है, तो हीट एनर्जी की 2 यूनिट होती हैं। एसआई सिस्टम में इसकी एनर्जी की यूनिट जूल है और प्रैक्टिकल सिस्टम में कैलोरीज है। और आपको मालूम है 1 कैलोरी कितना होता है,
एनीवे हम लोग कैलोरी में भी सॉल्व कर सकते हैं, जूल्स में भी कर सकते हैं। ओके, सीजीएस सिस्टम में कैलोरी यूज करते हैं। अच्छा, अब ये जो हीट फ्लो होती है, क्या हमारे पास इसका कोई फॉर्मूला है, कोई रिलेशन है? आंसर इज यस, हमारे पास इसका रिलेशन है और वो हम सबको याद है दैट Q हीट एनर्जी फ्लोइंग इज इक्वल टू कांस्टेंट, दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ। ये फॉर्मूला हमको अपने नॉलेज से याद है और इसमें आप समझ भी सकते हैं ज्यादा हीट फ्लो कब होगी, टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा। ये न्यूमरेटर में जितना बड़ा एरिया होगा उतना ज्यादा फ्लो होगा, जितना लेंथ बड़ा होगा उतना फ्लो कम होते जाएगा। इसलिए लेंथ नीचे है, ये ऊपर है। और अल्फा क्या है? 1 सेकंड में फ्लो होने वाली एनर्जी। इस तरह से टोटल एनर्जी निकलती है, पर सेकंड कितनी एनर्जी फ्लो होती है। अब ये फॉर्मूला किसी भी हीट के लिए है। हमको निकालना क्या है? हमको ये Q निकालना है कि ये Q इसमें कितना फ्लो हो रहा है। तो इस Q के फ्लो के लिए हमको कोई भी T1 माइनस T2 चाहिए, A की वैल्यू चाहिए, L की वैल्यू चाहिए और अल्फा चाहिए। हमको यहाँ पर अल्फा दिए गए, L की वैल्यू दी गई है, T1 है लेकिन T2 नहीं है। अगर आप इसको T2 मानेंगे ये इक्वेशन नहीं लगेगा, क्योंकि ये इक्वेशन किसी एक मटेरियल के लिए है और यहां से यहां तक कॉपर 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 और उसके बाद ब्रास स्टार्ट हो गया, यहां पर स्टील स्टार्ट हो गया। इसलिए ये T1 और T2 हम यहां से यहां तक का यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बीच में एक का अल्फा कॉपर का है और ये अल्फा स्टील का है। समझ में आया कि ये फॉर्मूला टोटल में क्यों नहीं लग सकता? तो ये फॉर्मूला कहां लगता है? जब एक ही मटेरियल हो, एक ही कंडक्टर हो, तो ये फॉर्मूला यहां से लेके यहां तक की हीट हमको बताएगा। यही हमको निकालनी है। तो यहां का कुछ टेम्परेचर होगा जो कि 100 और 0 के बीच में कहीं पर होगा। लेट अस से दिस टेम्परेचर इज T, कैपिटल T। अब ये है 100, ये रहा। T2 कितना है? T। एरिया कितना है? A। लेंथ कितनी है? ये। अब हम इसका इक्वेशन लिख सकते हैं क्या? लिख सकते। उसमें अननोन कौन कौन रहेगा? अभी भी A और T। देखिए, मैं आपको इसको निकालने का तरीका बता रहा हूं कि आपको क्वेश्चन को किस तरह से समझना है, किस तरह से पकड़ना है। आंसर हमको किस चीज का निकालना है? जो हीट फ्लो हो रही है। हीट फ्लो का फॉर्मूला हमको मालूम है और इसमें हम सिर्फ अटक रहे हैं किसके लिए? A और L के लिए। 2 अननोन क्वांटिटीज हैं। अगर आप इसमें 2 अननोन क्वांटिटीज का पता लगाना चाहें तो मैथमेटिक्स आपको क्या बताती है? 2 अननोन क्वांटिटीज हम कैसे पता लगा सकते हैं? आंसर है, हमको 2 इक्वेशन दे दीजिए, हम 2 अननोन क्वांटिटी पता लगा लेंगे। सबने किया हुआ है। x और y के 2 इक्वेशन चाहिए। इसका ये मतलब है कि हम कहीं से 2 इक्वेशन और लेकर आए। अगर हम 2 इक्वेशन और लेकर आएंगे A और L के, तो उसको सॉल्व करके हम क्या निकाल सकते हैं? A और L की वैल्यू फिर हम इसमें पुट कर देंगे। अब हमको T1 मालूम है, तो ये T ये भी हमको नहीं मालूम है। अच्छा, अब हम चाहते हैं बाकी सब चीजें एलिमिनेट हो जाएं, तो कितने इक्वेशन बना सकते हैं उसको हम देखते जाते हैं। अगर T भी अननोन है तो हमारे कितने इक्वेशन चाहिए? हमको 3, और हमको दिख रहा है कि 3 इक्वेशन है। यहां से यहां हीट फ्लो हो रही है, एक इक्वेशन। यहां से यहां हीट फ्लो हो रही है, दूसरा इक्वेशन। और यहां से यहां हीट फ्लो हो रही है, तीसरा इक्वेशन। हमारी मजबूरी है, एक मटेरियल का एक इक्वेशन बनेगा, बीच में कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। तो शुरू करते हैं। पहले यहां से यहां लीजिए, यहां से यहां कितनी हीट आ रही है? मान लीजिए ये हीट की क्वांटिटी है Q। तो Q हीट का फॉर्मूला क्या बना? अल्फा की वैल्यू हमने रखी 0.92। एरिया नहीं मालूम, एरिया मालूम है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू T1 100 माइनस T2 T। लेंथ
और लेंथ की वैल्यू है इसमें, लेंथ हमको दी गई है 46। अब इसमें सिर्फ हमें क्या चाहिए, T। ठीक है, यहां पर आ जाते हैं। ये टेम्परेचर है T, ये है 0। यहां से जो हीट Q आ रही है, क्या ये पूरी हीट इसमें से जाएगी या क्या ये इसमें से जाएगी? तो क्या होगा? आंसर है वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। किरचॉफ फर्स्ट लॉ याद, द करंट कमिंग फ्रॉम दिस विल बी डाइवर्टेड इनटू टू करंट गोइंग आउट। करंट कमिंग इन इज इक्वल टू करंट गोइंग आउट। तो यहां से अगर Q हीट आ रही है तो इसमें हीट जा रही है Q1, इसमें हीट जा रही है Q2, और हमारे पास इक्वेशन क्या है, टोटल हीट Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। ये हमने Q का फॉर्मूला लिखा। अब Q1 देखिए, यहां से यहां Q1 इज इक्वल टू अल्फा, इसका अल्फा कितना लेना है 0.12 इंटू एरिया, एरिया सबका 4 है, 4 इंटू T माइनस 0 टेम्परेचर डिफरेंस, T माइनस 0 डिवाइडेड बाय लेंथ, लेंथ इसकी 12। ये किसका फॉर्मूला आ गया, हीट Q1। अब हीट Q2 का फॉर्मूला, अब आप भी इसे लिख सकते हैं। Q2 का फॉर्मूला में अल्फा की वैल्यू 0.26 इंटू एरिया 4 इंटू एरिया सबका इक्वल है ना, ओके, एरिया 4 इंटू T माइनस 0, T माइनस 0 डिवाइडेड बाय लेंथ 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। ये Q1 Q2, ओके। अब हमको मालूम है ये वाला इक्वेशन, ये है हीट कमिंग थ्रू दिस दिस। हमसे पूछा क्या गया है, फिर से एक बार इसको देखिए, पूछा गया है ये द अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग इन कॉपर। इसकी पूरी हीट हमको निकालनी है, यानी Q की वैल्यू चाहिए, और Q किसके बराबर है, Q1 प्लस Q2। ओके, तो इसे नोट करते हैं। Q इज इक्वल टू Q1, ये Q1 की वैल्यू 0.12 इंटू 4T अपॉन 12 प्लस 0.26 इंटू 4T अपॉन 13, ये, and this Q is equal to 0.92 into 400 minus 4T upon 46। इन दोनों को लीजिए ये, और इससे T की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अगला काम आप करिए, ये इन दोनों में T कॉमन निकालिए, उस T को उस T की वैल्यू बनाइए। यहां भी T है, यहां भी T है, ठीक है, ओके, कोशिश करिए और T की वैल्यू बनाइए। जब T की वैल्यू आ जाएगी तो उस T की वैल्यू को यहां रख देंगे, हमको Q की वैल्यू मिल जाएगी। किया था, ओके। Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q। इसमें 4 4 4 ये भी कैंसल। नीचे जो इसका 12 था, दिस हैज बिकम 1/100 0.12 से, और ये 0.26 था, 0.26 का बन गया 13 2 0.02, और ये
46 2 ज़ा 92, 0.02 ऐसे। अब देखिए यहाँ हम लेते हैं 1/100, that is 0.01 t plus 0.02 t is equal to 0.02 into 100, that is 2, minus 0.02 t, 0.02, 0.02, 0.04, and this is 0.05. t is equal to 2. Therefore, t is equal to 40. T is equal to 40 डिग्री है? नहीं समझा मैं। अच्छा, ये आंसर बोल रहे हो? हाँ ठीक है। तो एक बार T निकल गया तो बस उसके बाद तो हमने Q की वैल्यू में यहाँ T की वैल्यू रख देनी है 40, 100 माइनस 40 60। उसके बाद इसके कैंसिलेशन करेंगे एंड वी गेट द आंसर Q इज इक्वल टू, Q की वैल्यू रखी कितनी आगे 4.8 कैलोरी। So our right option is 4.8. ठीक है, this is calorie per second per square centimeter. So ये 4.8 तरीका समझ आया। तो इसमें क्या स्पेशल था? स्पेशल ये था कि हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ये फॉर्मूला हमको हीट फ्लो का याद रखना है और एक मेटल में दो एंड्स में ही ये हीट का फॉर्मूला लग सकता है, कॉम्बिनेशन में नहीं लग सकता, इसलिए हमको यहाँ पर T निकालना पड़ा। और तीसरी चीज हमने क्या लगाई, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, ये बना लिया। हमको Q की वैल्यू निकालनी है और इस फॉर्मूले को लगा के हमको तीन इक्वेशन मिलते हैं, Q, Q1, Q2 और Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q। ये रखने से हमको T की वैल्यू मिल गई और T की वैल्यू से हमने Q की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, ओके। एरिया और लेंथ हमको दिए गए थे। राइट, नाउ वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को पढ़िए। टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम और Young's modulus. Young's modulus, time period of pendulum without mass, time period with mass, area, the mass which is suspended and G। ये सब चीजें मिलाकर हमको एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। तो इसमें टाइम पीरियड भी है और Young's modulus भी है, ये दोनों चीजें। तो शुरू करते हैं। टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमको पता है, हमको रिलेशन लिखने हैं। किसी भी चीज को सॉल्व करने के लिए हम रिलेशन लिखेंगे और उसमें से 1/y की वैल्यू लेकर आएंगे। और किसके रिलेशन? टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। तो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का बेसिक रिलेशन लेते हैं। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम हम सबको मालूम है 2π√L/G, ये एक रिलेशन हमको पता है। दूसरा, यंग्स मॉडुलस का इक्वेशन क्या होता है? यंग्स मॉडुलस y इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होगा? फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन क्या होता है? डेल्टा L/L। ये है। सो दिस इज F, ओके, ये यंग्स। अब T इज इक्वल टू दिस। इसमें जब हम मास को ऐड करेंगे तो किस चीज का डिफरेंस आ जाएगा? तो आंसर है मास को ऐड करेंगे तो लेंथ बढ़ जाएगी। बस लेंथ अगर बढ़ जाएगी, ये
तो टाइम में भी चेंज आ जाएगा। तो हमने फिर से इसको लिखा टाइम विथ मास 2 पाई रूट, ये लेंथ बढ़ के कितनी हो गई, ये बढ़ गई, डिवाइडेड बाय जी, टी एम, टी एम, ये सब चीजें हमको चाहिए। इसको कहां से लाएं? ये देखिए L प्लस डेल्टा L इनमें नहीं है, तो हम L प्लस डेल्टा L इसको कहीं ना कहीं से y के साथ रिलेट करना चाहते हैं। ठीक है, ओके। अगर मैं इसको T बाई टी एम कर दूं डिवाइड, तो भी डेल्टा L तो बचेगा। तो हमको यहां से कुछ रिलेशन लेने पड़ेंगे। दिस इज F इंटू L, A इंटू डेल्टा L। ओके, तो डेल्टा L किसके बराबर हुआ? डेल्टा L इधर ले आते हैं, y को इधर ले जाते हैं, F L अपॉन y, F और A, ये ठीक है डेल्टा L। अच्छा, अब और आगे बढ़ते, F फोर्स, वायर पर जो फोर्स लगता है, फिर से हम आंसर को देखते हैं, ये कहां से आ गया, हम इसको कहां से लेके आएंगे? यस, दिस इज द फोर्स। इसलिए हमको फोर्स में किस में बदल देना चाहिए? mg। हम लोग नॉर्मली क्या देखते हैं कि जो हमको सॉल्यूशन बताता है वो फटाफट एक के बाद एक स्टेप लिखते जाता है, लेकिन क्यों f को mg क्यों लिखना, कहां से पता लगा? तो इसका आंसर है कि हमको आंसर से पता चला। बार बार हर स्टेप के बाद हम आंसर को देखते, हमको क्या चाहिए, हम किधर जा रहे हैं। तो हमको क्या चाहिए था? T, हमको क्या चाहिए था? Tm, लिखे। उसके बाद हमको क्या चाहिए? mg, और mg किसके बदले हम लिख सकते हैं? f। तो और हमको क्या नहीं चाहिए वो भी देख लेंगे। हमको f नहीं चाहिए, हमको mg चाहिए, और हमको मालूम है f किसके बराबर होता है? mg। तो अगले स्टेप में हम क्या लिखने वाले? f की जगह पे mg। तो ये हम इसको लिख देंगे mg L अपॉन A y, ये डेल्टा L की वैल्यू आ गई। ये हमको कैसे मदद करेगी? तो यहां रख देते हैं डेल्टा L की वैल्यू। ओके, तब देखते हैं Tm बाई टी। ओके, Tm बाई टी सब में डिवाइड किया हुआ है, तो हम भी करेंगे। वन अपॉन वाई इज इक्वल टू, 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू, ठीक है, देखते हैं। ओके, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 पाई रूट L प्लस डेल्टा L की जगह क्या लिखना है? mg L अपॉन A y। नहीं, सिर्फ डेल्टा L, फिर से L प्लस, अच्छा, अपॉन G। अब डेल्टा L की जगह हमको क्या लिखना है? mg L अपॉन AY। ऐसा थोड़ा सा मैथमेटिक्स, 2 पाई रूट, ये AY इसके साथ भी आ जाएगा, AYL प्लस MGL, अब इसके अपॉन G। अब ठीक है मैथमेटिकली, है? हाँ, AY और आएगा, AY ऐसा, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई? Tm की। अब T अपॉन Tm, T अपॉन Tm इसको कर देते हैं।
या Tm अपॉन T। Tm अपॉन T 2 पाई रूट A y L अपॉन A y G प्लस M G L अपॉन A y G डिवाइडेड बाय T 2 पाई रूट L अपॉन G। ये आ गया, ठीक। 2 पाई कैंसिल कर देते और रूट हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर देते, राइट लेफ्ट स्क्वायर। अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो यहां पर हमको क्या मिलने वाला है, Tm अपॉन T स्क्वायर इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, यानी A y L अपॉन A y G, A y G L अपॉन G, L अपॉन G। ठीक है भाई, कोई मैथमेटिक्स गलत होगी तो देखते जाइएगा। क्लास 10th की है, ट्रांसपोज करना है, पर कोई गलत नहीं होना चाहिए। प्लस MGL अपॉन AYG डिवाइडेड बाय L अपॉन G, L अपॉन G। ठीक है, अब कैंसलेशंस, A कैंसल, Y कैंसल, L कैंसल, G कैंसल, 1। ठीक, प्लस 1G कैंसल, L कैंसल, क्या बचा, MG अपॉन AY इज इक्वल टू दिस। ये 1 को इधर ले आइए, देखिए शक्ल कुछ कुछ आने लगी है, तो फिर से हमने इसको इधर कर दिया, तो ये क्या हुआ, Tm अपॉन T स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू mg अपॉन AY। हमको क्या निकालना है, 1 अपॉन वाई। 1 अपॉन वाई यहीं छोड़ दीजिए, बाकी इनको उठा के इधर ले आते हैं ऐसे करके, ये ऊपर, तो 1 अपॉन वाई, 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू A ऊपर आ जाएगा और mg नीचे चला जाएगा, mg। और यहाँ क्या बचा ब्रैकेट के अंदर, Tm अपॉन T स्क्वायर माइनस 1। ऐसा कोई आंसर है क्या, है? Tm ऊपर T नीचे, Tm ऊपर T नीचे, माइनस 1, A ऊपर, mg नीचे, A ऑप्शन मिल गया। ठीक है ना, सभी में कोई ऊपर कोई नीचे, कोई प्लस कोई माइनस है, तो ये ऑप्शन हमको एग्जैक्ट मिल रहा है। सो अवर राइट ऑप्शन इज ए। ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, थोड़ा सा भी प्लस माइनस हुआ या ऊपर नीचे हुआ तो दूसरे के साथ मैच हो जाएगा और हम सोचेंगे हम ठीक करके आए। ठीक है, ओके, तो इसको नोट करिए। नाउ विल गो फॉर द नेक्स्ट वन। हमने एक बर्तन में पानी गर्म किया चाय के लिए, जैसे ही हम गर्म करते हैं देखते हैं बुलबुला ऊपर आता है। वो जो बबल ऊपर आता है स्टार्ट कहाँ से होता है, बॉटम से। ये वो सिचुएशन है जब ये बबल बनना स्टार्ट हुआ, नीचे का वाटर का कुछ मॉलिक्यूल गैस में कन्वर्ट हुआ तो ये बबल ऐसा बना। अभी बबल बना है और ये नीचे में फर्श के साथ ये टच कर रहा है, जैसे ये ग्लास टच कर रहा है, ये ऐसा। तो बबल बनते ही ऐसे टेंजेंशियल नहीं हो जाता, ये अपने प्रेशर के कारण ऐसा रहता है। कहां से आया प्रेशर, ये इसका प्रेशर, सरफेस का प्रेशर ऐसे। तो
ये बबल बनता है इस तरह से, और नीचे का पोर्शन जो कि फ्लोर के साथ कांटेक्ट में है वो इस तरह से कांटेक्ट में है। ये यहां से ऐसे पिचका हुआ है, जैसे फुटबॉल को थोड़ा सा आपने पिचका दिया, ऐसा है। और ये कितना है 2r, यानी ये जो सर्कल बन रहा है इस सर्कल का रेडियस कितना है r, इसका एरिया कितना होगा πr²। ओके, अब ये बड़ा अजीब क्वेश्चन है। ओके, सरफेस टेंशन, ये एक क्वांटिटी हमको दी हुई है। About to get detached from the bottom of the vessel, the value of R is कैपिटल R, ये वाला रेडियस कैपिटल R है। ओके, ठीक। तो हमको रिलेशन किस किस का चाहिए? व्हाट इज दिस R? रेडियस। ये क्या चीज है? डेंसिटी ऑफ वाटर। व्हाट इज दिस G? ग्रेविटी। दिस T इज सरफेस टेंशन। तो इसमें सरफेस टेंशन इन्वॉल्व है, ग्रेविटी और डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। M इंटू G, ये क्या होता है? फोर्स, ठीक है ना। इसी फोर्स का दूसरा फॉर्म क्या है? प्रेशर इंटू एरिया। इसी फोर्स का तीसरा फॉर्म क्या है? H रो G। याद है? ये सब चीजें क्या हैं? ये सब चीजें फोर्स है। फोर्स ऑन यूनिट एरिया बोलेंगे तो P हो जाएगा, P इज इक्वल टू H रो G हो जाएगा। तो इसमें एक तो प्रेशर इन्वॉल्व है, दूसरा कौन इन्वॉल्व है? सरफेस टेंशन और रेडियस। और वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं हम? स्मॉल r, ये यानी दोनों रेडियस इन्वॉल्व हैं। तो जैसे ही हम आउट ऑफ द ब्लू इस क्वेश्चन को देखते हैं, सबसे पहले सोचते हैं कि ये है क्या, क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं। तो उसको कहां से पता लगाएंगे? आंसर से। तो आंसर से हमको क्या क्या पता लगा? H रो G, mg और सरफेस टेंशन, ये दो चीजें इन्वॉल्व हैं। तो हम ये सोचते हैं टेम्परेचर इन्वॉल्व नहीं है। कहीं दिख रहा है टेम्परेचर? हाँ, तो टेम्परेचर इन्वॉल्व नहीं है। अब इन दो चीजों को आपस में कैसे जोड़ना, कहां पर जुड़ती हैं? तो इसमें बेसिक फिजिक्स की जो फिनोमिना हमारे दिमाग में आना चाहिए कि ये दोनों कहां काम करते हैं। सरफेस टेंशन क्या चाहता है? सरफेस टेंशन चाहता है सरफेस को छोटा करना, और इसलिए वो इसको लिक्विड के अंदर, ये जो लिक्विड की सरफेस है जहां बबल बना हुआ है, इस सरफेस को ये लिक्विड क्या करना चाहेगा? छोटा, दबाएगा। किधर दबाएगा? नीचे, ठीक है। ओके, ये इसको नीचे की तरफ दबाना चाहता है। फोर्स कहां से लाएगा? फोर्स इसके पास कहां से आएगा? तो क्या क्या दिया हमको? वाटर फिल्ड इन ए वेसल इज हीटेड, बबल्स आर फॉर्म, दिस। ये जो ऐसा जाना चाहता है, ऊपर की तरफ जाना चाहता है, वो फोर्स कहां से आएगा? है ना, सुनिए फिर से। ये बबल बन के ऊपर जाना चाहता है। कोई भी एयर का बबल पानी में ऊपर जाता है तो उसको फोर्स कहां से मिलता है ऊपर जाने का? तो आंसर है बॉयंट फोर्स होता है। पानी उसको ऊपर ढकेलता है। कितना पानी का फोर्स होगा? जितने पानी को वो हटाएगा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, वो क्या है? फोर्स ऑफ बॉयंसी। फोर्स ऑफ बॉयंसी कितनी होती है? दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड। वो उसको कहां ले जाना चाहता है? ऊपर। नीचे की तरफ कौन दबा के रख रहा है? फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। वो उसको छोटा करके वापस नीचे की तरफ दबाना चाहता है। ठीक जिस समय ये यहां पर बना और यहां खड़ा है, जस्ट ऊपर उड़ने के पहले,
उस समय क्यों नहीं उड़ पा रहा है? इक्विलिब्रियम, एक मोमेंट के लिए जो इक्विलिब्रियम आया, पहले इतना सा बना बबल, फिर इतना बना, फिर इतना बना, और जब इतना बना तो ऊपर उड़ गया। एकदम छोटा सा जब वो बनता है, पिन पॉइंट जितना, तो हमने देखा है ऊपर नहीं जाता, पहले तो नीचे ही रहता है। जैसे ही और हीट पड़ती है, ये इतना बड़ा होता है, तो क्या हो जाता है? ऊपर चला जाता है। और ऊपर ले जाता कौन है? बॉइंट फोर्स। पहले क्यों नहीं ले गया बॉइंट फोर्स? जब एकदम छोटा था, तो आंसर है कि सरफेस टेंशन ने उसको ऐसे दबा के रखा हुआ था। तो छोटे में सरफेस टेंशन क्या ज्यादा होता है? आंसर है यस, हम लोगों को मालूम है। आर की वैल्यू जितनी कम होती है, फोर्स इन द बबल, फोर्स इन द ड्रॉप ज्यादा होता है। याद आया? फोर्स इन द ड्रॉप किसके बराबर होता है? 2s अपॉन आर। रेडियस जितना छोटा उतना फोर्स ज्यादा। तो शुरू में जब ये बबल बहुत ही छोटा होता है, तो ये सरफेस का फोर्स कैसा होता है? बहुत ज्यादा। तो पानी इसको उठा के ऊपर नहीं फेंक सकता बॉयंसी से। जैसा ये बड़ा हो गया, क्यों बड़ा हो गया? थोड़े से और मॉलिक्यूल गैस में कन्वर्ट हो गए हीट के कारण, तो ये बड़ा हो गया। जैसे ही बड़ा हो गया, ये सरफेस टेंशन का जो फोर्स होता है 2s अपॉन आर, ये हमने किया हुआ है। तो जैसे ही ये रेडियस बड़ा होता जाएगा, ये फोर्स कम होता जाएगा। अब इसका फोर्स इतना कम हो गया कि पानी इसको उठा के ऊपर फेंक देता है। और जैसे ही ये बड़ा होता जाएगा, पानी के उछालने की ताकत ज्यादा होगी, क्योंकि ज्यादा पानी को हटाएगा। तो पानी का फोर्स बढ़ते जा रहा है और सरफेस टेंशन का कम होते जा रहा है। तो फिर ये इसको उछाल के ऊपर फेंक देगा। लेकिन बीच में एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब दोनों कैसे होंगे? बराबर। अगर उससे छोटा बबल होगा तो नीचे चिपका रहेगा सरफेस टेंशन के कारण, और अगर उससे बड़ा हो गया तो बॉयंसी के कारण ऊपर उछल जाएगा। और हम किस स्थिति की बात कर रहे हैं, किस पोजीशन की बात कर रहे हैं? When a vessel is heated up, formed at the bottom of the vessel, and then after getting detached, move up is okay. Right. If R is this, surface tension of this bubble is about to get detached. जब ये ठीक ऊपर उठने वाला होगा, उस समय क्या होगा? तो हमको समझ में आ गया उस समय क्या होगा। उस समय होगा फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज फोर्स ऑफ बॉयंसी। यही हमारे इंटेलिजेंस का टेस्ट है कि हम इस चीज को सोच सकते हैं कि नहीं। बाकी सब चीजें आसान, समझ में आया? तो ये जो चीज पहले हमारे ध्यान में आती है, वो बहुत जरूरी है कि स्टोरी को देख के हम ये समझें कि हम इक्वेशन किसका बनाना चाहते हैं। और उसके लिए हम बार बार किसको देखते हैं? क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर। कौन सी क्वांटिटीज इन्वॉल्व है? और हमने इसमें देखा कौन सी इन्वॉल्व है? सरफेस टेंशन इन्वॉल्व है, और हाँ, ये एच रो जी या प्रेशर या फोर्स। तो फोर्स किसका? बॉयंसी। और ये अब बॉयंसी के फोर्स का फॉर्मूला बताइए। द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इसमें कितना होगा? ये क्या चीज है? वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम के साथ किसको मल्टीप्लाई करें? डेंसिटी। उसके साथ किसको मल्टीप्लाई करें? जी। ये क्या आ गया? फोर्स ऑफ बायंसी। यही होता है एम जी। एम को क्या लिखा? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन का फोर्स। सरफेस टेंशन का फोर्स यहां पर पकड़ कर रखता है, ये यहां पर। और ये कितना होता है? फोर्स इज इक्वल टू सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। ये इसकी लेंथ है 2 पाई आर, इसलिए हम इसको लेते हैं 2 पाई आर लेंथ
2 पाई आर, ये लेंथ हो गई, सरफेस टेंशन T हो गया, और एंगल ऑफ कांटेक्ट यहां पर साइन थीटा विच इज इक्वल टू R अपॉन R। थोड़ा सा इसको एक मिनट सोचिए, यहां पर हम स्मॉल r को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, स्मॉल r को। अब इस चीज को इस तरह से समझिए, ये बॉटम है इस बबल का जो कि फ्लोर पे ऐसे रखा है, तो सरफेस ऑफ द एयर, वाटर और ये जो इसके नीचे का फ्लोर है, ये आपस में कहाँ कांटेक्ट में आ रहे हैं? आंसर है यहाँ कांटेक्ट में आ रहे हैं, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, ये हर पॉइंट पे ये कांटेक्ट में आ रहे हैं। तो सरफेस टेंशन का फोर्स कहाँ लगेगा? इस पूरी लाइन में लगेगा। सरफेस टेंशन के चैप्टर में सबसे पहला फॉर्मूला हम कौन सा पढ़ते हैं? सरफेस टेंशन का फोर्स T किसके बराबर होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। और उससे हमने क्या बनाया हुआ है? फोर्स पर यूनिट लेंथ इज सरफेस टेंशन, ये फोर्स होता है। ओके, अब इससे लेंथ मल्टीप्लाइड बाय सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स। अब यहां पर कितना फोर्स लगता है? तो ये जो सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, ये नीचे का फर्श है बर्तन का, ये बबल का कांटेक्ट है, इस कांटेक्ट की पूरी लेंथ है 2 पाई आर, स्मॉल आर, 2 पाई आर, और हर जगह पर सरफेस टेंशन का फोर्स लगता है। किस डायरेक्शन में लगता है? टेंजेंशियल टू दी सरफेस। तो यहां पर देखिए, मैं इसको फिर से साफ करके बनाता हूं। यहां पर ये सरफेस टेंशन का फोर्स लगा T, ये इसका एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा। तो इस T का ये वाला कंपोनेंट कितना है? T cos थीटा, और ये कंपोनेंट कितना है? T sin थीटा। ये अब अगर ये ऊपर या नीचे कोई भी कंपोनेंट हम लेंगे, ये अगर सरफेस छोटा होना चाहती है तो इधर फोर्स लगाती है, छोटा होना चाहती तो किधर आएगी? नीचे, तो ये इधर फोर्स लगाती। अगर ये इधर फोर्स लगाती है तो ये वाला फोर्स कितना है? T cos थीटा, थीटा के साथ वाला, और इसके परपेंडिकुलर T sin थीटा। तो T sin थीटा फोर्स इसको किधर लेके आता है? नीचे। सरफेस को कहां लाता है? नीचे। कितना? T sin थीटा। ये बात को समझ में आ रही है कि ये इसने यहां पर ऐसे रखा हुआ है, ये सरफेस है, ये सरफेस ने यहां पकड़ लिया ग्लास को, वाटर ने ग्लास को पकड़ लिया और छोटा होना चाहता है, तो ये सरफेस ऐसे फोर्स लगाती है अपने टेंजेंशियल, ये फोर्स, और ये फोर्स इसके साथ एंगल ऑफ कांटेक्ट बनाता है। ये रहा सरफेस और ये रहा फोर्स, एंगल थीटा। तो ये वाला कंपोनेंट T cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट T sin थीटा, इसको नीचे लाना चाहता है। ऊपर कौन ले जाना चाहता है? बॉयंसी। तो ये रहा फोर्स ऑफ बॉयंसी और फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। बॉयंसी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन। ये रहा बॉयंसी, और यहां पर सरफेस टेंशन को हमने क्या लिखा? 2 पाई आर इंटू T sin थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल थीटा है, और इस थीटा का साइन कितना हुआ? देखिए, ये आप ज्योमेट्री से प्रूफ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस एंगल का साइन क्या हुआ? ये स्मॉल आर रेडियस, और ये कैपिटल आर इसका रेडियस। तो स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इज साइन थीटा। तो साइन थीटा की जगह हमने क्या लिख दिया? स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। ठीक है, ये फोर्स किधर काम कर रहा है? नीचे। और ऊपर कौन काम कर रहा है? बॉयंसी। ये 4/3 पाई आर क्यूब दिस।
ओके, अब इतना समझने के बाद हाँ ठीक है, बाकी आप करिए, आर की वैल्यू निकालिए। ये रेडियस का आर से रिलेशन आया, मिलता है किसी से? नहीं मिलता। ओके, लेकिन हमारा गलत नहीं है, हमने बिल्कुल ठीक किया है। तो ये कुछ न्यूमेरिकल की गलती है या कहीं पे मिसप्रिंट है। कहाँ मिसप्रिंट है? ये। अब ठीक है, करेक्ट? तो हो सकता है कहीं मिसप्रिंट होगा। एनीवे, उस पर ज़्यादा केयर नहीं करनी। हमको ध्यान किस चीज़ का देना है कि हमने कंसेप्ट क्या लगाया। ये कंसेप्ट आपने भी पहली बार ही देखा होगा। है आर स्क्वायर नहीं, आंसर ये 2/3। देखो ना, 2/3। देखो बाहर में रो स्क्वायर, बाहर में रो स्क्वायर चारों में है। इस 2 को ये कैसे कैसे बताओ? ये 2 को ये 6 हो जाएगा तो ऊपर 4 रहेगा। ये प्रॉब्लम है ना, तो इसलिए वो 2 वहां पर आएगा। ठीक है, ये हो सकता है उन्होंने ये सोच लिया हो कि इसको फुल स्फीयर की बजाय छोटा स्फीयर मानेंगे, तो 4/3 पाई आर क्यूब के बदले 2/3 पाई आर क्यूब लेंगे, तो फिर वो 2 नहीं आएगा। मालूम नहीं एग्जामिनर ने क्या सोचा, पर हमने ठीक बनाया है, क्योंकि हम इसको देख रहे हैं। इसलिए हम क्या मानेंगे कि वो स्फीयर पूरा है। अगर पूरा स्फीयर है तो बॉयंसी में हमको 4/3 ही लेना है, और अगर 4 लेते हैं तो वो 2 आएगा वहां पे। ठीक है, वो भी पूछ रहे थे। ओके, तो अगला क्वेश्चन ये देखिए। 1 ग्लास ट्यूब ओपन फ्रॉम बोथ द एंड्स इज इमर्स्ड वर्टिकली इन, आप पढ़ लीजिए इसको और इमेज बनाइए इसकी।
ओके, ये हमने ग्लास ट्यूब दोनों तरफ खुली है, मरकरी में डिप की। Hg की डेंसिटी सबको याद है 13.6, राइट, 13,600 kg पर मीटर क्यूब। ओके, ये हमने डिप की। जब डिप की तो ये ऊपर कितनी खाली बची? 8 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने इसके ऊपर अंगूठा लगा के इसको बंद कर दिया। आफ्टर मेकिंग टॉप एंड ऑफ द ट्यूब क्लोज्ड बाय मेकिंग इट सील्ड, इसको सील कर दिया। सील करने के बाद इट इज रेज्ड वर्टिकली अपवर्ड बाय 46 सेंटीमीटर फर्दर। अब हमने इसको ऊपर उठा दिया यहां से, ये इतना। अब जब हम इसको इतना ऊपर उठा देते हैं तो ये वाली हाइट कितनी होगी? दिस इज, पहले कितनी थी? 8, अभी कितना और उठा दिया? 46, तो कितनी हो गई? 54 सेंटीमीटर। इतनी ऊपर आ गई। लेकिन इसको हम बंद कर चुके हैं तो हमारा नॉलेज क्या कहता है कि जब हम इसको खींचेंगे ये पूरा खाली होगा या मरकरी आ जाएगा? मरकरी आएगा उसमें। तो इसमें इतना मरकरी आ गया ऐसे। अब और हमारा फिजिक्स का नॉलेज क्या कहता है कि ये हवा भरी है, एयर कितनी? 8 सेंटीमीटर। इसमें भी एयर है। क्या ये एयर अब 8 सेंटीमीटर होगी कि ज्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। क्यों? बड़ा लॉजिक है, मरकरी नीचे खींच रहा है उसको, तो कुछ तो नीचे आएगी, ठीक है ना? तो इस तरह से ये टोटल कितना है? 54, विच इज 8 प्लस 46, ये 54 टोटल है। ये स्टोरी यहां तक आई। इट इज रेज्ड वर्टिकली अपवर्ड बाय 46 सेंटीमीटर। देन व्हाट वुड बी लेंथ ऑफ एयर कॉलम इनसाइड द ट्यूब? अब इस ट्यूब के अंदर ये जो एयर कॉलम बचा है, ये इसकी लेंथ h कितनी है, ये हमको चाहिए। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? लॉजिक भी समझ में आ रहा है कि उसमें और एयर आने की जगह नहीं है, इसमें और एयर आने की जगह नहीं है, इसलिए मरकरी ऊपर उठता है, लेकिन वो मरकरी एयर को नीचे भी खींचता है। तो 8 सेंटीमीटर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। कितना हो जाएगा यही हमको निकालना है। और ये 4 उसके ऑप्शन दिए, जिसमें से एक ऑप्शन गलत है। कौन सा? हाँ, ऑब्वियस है, ठीक है, हम ध्यान नहीं देते। 16, 38, 22। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो किसको टिक करोगे? 16, उसमें कम रिस्क है। ओके, एनीवे, चलो फिजिक्स पे आते हैं। तो इसमें हम इक्वेशन क्या क्या बना सकते हैं जिसमें H इन्वॉल्व हो? H का सबसे कॉमन इक्वेशन क्या होता है? प्रेशर, H रो जी। अब आप सोचिए कि जिस समय ये मरकरी यहां टिका हुआ है, उस समय हमारे पास कौन कौन से इक्वेशन हैं? ये क्लास 11 का नॉलेज है आपको? कौन कौन से इक्वेशन है? देखिए, ये वाली सरफेस के ऊपर कितना प्रेशर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। यहां पर पहले कितना प्रेशर था? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब हमने इसको सील किया था उस समय इसके पास प्रेशर क्या था? P1। अभी यहां पर कौन सा है? वही P1, लेकिन अंदर का प्रेशर कैसा हो गया? कम। अंदर का प्रेशर कम हो गया, P2। यहां पर अभी भी प्रेशर कितना है? P1। लेकिन ये P1 में कौन दो पार्टनर हैं? P2 प्लस यस H रो जी। ये दोनों मिलाकर, ये और ये मिलाकर कितना प्रेशर बनाते हैं? P1, जो कि इसका पहले का था। ये बात समझ में आई?
ओके, अब ये वाली हाइट कितनी है? अगर इस हाइट को हम h मान लें, टोटल 54 है, तो ये वाली हाइट कितनी हो गई? हाँ, सिंपली 54 माइनस h, ये इसकी हाइट है, तो इसका प्रेशर कितना हो गया? h रो g प्लस इसका प्रेशर P2, ये दोनों मिलाकर किसके बराबर हो गए? P1। तो एक चीज हमको मिली, P1 इज इक्वल टू P2 प्लस 54 माइनस h रो g। रो किसका? मर्क्यूरी का। ये इक्वेशन समझ में आया? और सोचिए फिजिक्स का और कौन से प्रिंसिपल से आपको और इक्वेशन मिलेगा? बस यही हमारा फिजिक्स का नॉलेज है कि हम इक्वेशन कितने सोच पाते। क्या क्या चीजें चेंज हो रही हैं? एयर के लिए बात करिए। ये जो एयर है, ये एयर जब यहां पहुंची, वही एयर है, क्वांटिटी मास फिक्स है, क्या चेंज हो गया उसका? यस, आप क्या बोले? वॉल्यूम। आप क्या बोले? प्रेशर। दोनों चीज चेंज है, प्रेशर और वॉल्यूम। प्रेशर और वॉल्यूम का चेंज फिजिक्स के किस लॉ से गवर्न होता है? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। कौन सा लॉ? बॉयल्स लॉ। सबको मालूम है। यहां पर सिचुएशन क्या थी? प्रेशर 1 वॉल्यूम 1। यहां पर सिचुएशन क्या है? प्रेशर 2 वॉल्यूम 2। और ये दोनों को कैसा होना चाहिए? सेम। क्यों सेम होना चाहिए? इक्वल। बॉयल्स लॉ की कंडीशंस क्या है? कि आप मास चेंज नहीं करेंगे और गैस नहीं डालेंगे, हमने नहीं डाली। टेम्परेचर चेंज नहीं करेंगे, टेम्परेचर चेंज नहीं किया। इसलिए कौन सा इक्वेशन एप्लीकेबल होगा? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। समझ गए? ये दूसरा इक्वेशन हमको मिला। तो एक तो हमको ये मिला और दूसरा हमें क्या मिला? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अब P1 V1 P2 V2, अगर मैं P1 की वैल्यू यहां से रख दूं तो ये भी P2 का टर्म में आ जाएगा और P2 के टर्म में ये आएगा, इसके साथ कौन आ जाएगा? H। ठीक है, H निकाल सकते हैं। कौन हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? V2 और V1 दोनों हमको मालूम है। बताइए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट। बेस एरिया A, हाइट कितनी? 8। तो V1 किसके बराबर हुआ? 8A। बेस एरिया वही A, हाइट H। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? दिस इज P1 एंड दिस वॉल्यूम area multiplied by height. Area is A, height is 0.08 meter. Area into height. This is equal to pressure 2 here. This pressure is P2 and this volume is, height is H, area is A. A into H. A is cancelled. So how much is H equal to? Therefore H is equal to 0.08 P1 upon P2. Now I will write it here. H is equal to 0.08 into P1. P1 is pressure of the atmosphere, that is equal to 76 centimeter of Hg. So we can write it 0.76 meter into rho g divided by P2. P2 is equal to, from here, P2 is equal to P1 minus this expression. So P1, how much is P1? 0.76 rho g minus this will come here. So this is 0.54 minus H rho g. Here rho g
rho g, and rho g is a common factor. So in all these three terms, rho g common factor is cancelled, and now we have it. H is equal to 0.08 into 0.76. Let's multiply it. 76 into 8, 608, and this divided by 0.76 minus 0.54. This is 0.22 minus H. Minus H. Minus into minus plus H. Okay, so now we have an equation. Multiply this with this. So this is H square plus 0.22 H. Take it on this side, minus 0.0608. This is equal to, this we have shifted, therefore here we get 0. This is a quadratic equation with H as solution. So how much is the H? We will use the formula. Here it is 1, that is A, this is B, this is C. So our formula is minus B plus minus root B square minus 4AC upon 2A. Put all the values, please do it. Everybody, you can find the solution. Okay, do it. So now it comes to be 0, H is equal to 0.16 meter. That is equal to 16 centimeter. So this is our correct option, 16 centimeter. So this is how we could do it. So we have the questions of elasticity, pressure, surface tension, and thermal expansion. This is how in combination, there are combinations of one or two phenomena. You have to practice and think it. One or two questions are probable in JEE.